नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग आज प्यारे बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे गैसों की दरों में विलेयता। विलेयता का मतलब वही जो कि हम लोग पढ़ते हैं, यानी घुलनशीलता, यानी दरों के अंदर गैसों की घुलनशीलता बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये आपके दिमाग में ये बात आई होगी, क्या दरों के अंदर कोई गैस घुली होती है। बिल्कुल घुली होती है। जैसे दरों के अंदर कौन सी गैस घुली होती है, ऑक्सीजन, जिसका सीधा सा प्रमाण है कि जलीय जीव जो जीवित रहते हैं जल के अंदर, वो ऑक्सीजन के ऊपर ही जीवित रहते हैं। यानी जल के अंदर ऑक्सीजन घुली रहती है, उसी ऑक्सीजन के द्वारा वो श्वास लेते हैं और जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से जो है गैस दरों में घुलती है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और चर्चा करते हैं गैसों की दरों में विलेयता के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक जो है बर्तन है। क्या है, एक बर्तन है। एक बर्तन है और इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, विलायक। क्या भरा हुआ है, विलायक। अब अगर इस विलायक में हम लोग क्या करते हैं कि गैसों को घोलते हैं। क्या करते हैं, गैसों को अगर घोलते हैं तो होता ये है कि कुछ ऐसी गैसें होती हैं, कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो क्या होती हैं, इस विलायक में बहुत अधिक घुलनशील होती हैं, बहुत अधिक घुलनशील होती हैं, अधिक घुलनशील होती हैं। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कम घुलनशील होती हैं, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कम घुलनशील होती हैं, कम घुलनशील होती हैं। और कुछ गैसें इस पर ऐसी भी होती हैं जो बहुत कम, मतलब ये तो कम है, कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत कम घुलनशील होती हैं। कुछ गैसें बहुत कम घुलनशील होती हैं, मतलब ना के बराबर, बहुत कम घुलनशील होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बहुत अधिक घुलनशील की गैस की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं क्या, NH3, अमोनिया, NH3। NH3 की जो घुलनशीलता होती है वो सबसे ज़्यादा। तो सर कितनी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जल के एक अणु में या जल के एक आयतन में लिख सकते हैं। यहाँ पे जल के एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हैं अमोनिया की जो घुलनशीलता जल में कितनी होती है, जल के एक आयतन में, जल के एक आयतन में NH3 के 1300 आयतन घुल सकते हैं, 1300 आयतन घुल सकते हैं। ठीक है, यानी जल के एक आयतन में अमोनिया के 1300 आयतन घुल सकते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी अधिक घुलनशीलता होती है। वहीं पर अगर हम बहुत कम घुलनशीलता की बात करें तो बहुत कम घुलनशील कौन सी गैस होती है, हीलियम होती है। कौन सी गैस होती है, हीलियम होती है। ठीक है, ये बहुत कम घुलनशील होती है। कम जो जिसकी घुलनशीलता जो है अमोनिया से कम होती है, तो उनमें कौन सी गैसें आती हैं, उनमें गैसें आती हैं हमारी, कौन सी गैसें आती हैं, ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आती है, हाइड्रोजन आती है। ये सभी गैसें कम घुलनशील होती है, जिनकी घुलनशीलता अमोनिया से कम होती है। लेकिन सबसे कम घुलनशील गैस जो होती है वो हीलियम होती है। सर इसकी घुलनशीलता कितनी होती है, तो यहाँ पर इसकी घुलनशीलता होती है जल के एक आयतन में, जल के एक आयतन में हीलियम के 0.01 आयतन घुल सकते हैं। ठीक है, यानी हीलियम की घुलनशीलता बहुत ही कम हो सकती है, होती है। इसको देखकर आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा प्यारों, तो यहाँ पर एक बात और करते हैं कि इस तरीके से तो ये हो गया जो है गैसों की दरों में विलेयता या घुलनशीलता बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में हम किसी भी गैस की जो विलेयता होती है दरों में, उसको हम अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस रूप में, अवशोषण
गुणांक के रूप में। तो अब हम जानेंगे कि अवशोषण गुणांक क्या होता है, जो गैसों की दरों में विलेयता को समझाता है। तो हेडिंग क्या डालेंगे, अवशोषण गुणांक। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं नोट पॉइंट बना के कि गैसों की विलेयता को या गैसों की दरों में विलेयता को, गैसों की दरों में, ठीक है, दरों में विलेयता को अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। तो हेडिंग डाल सकते हैं अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, उदाहरण से। ठीक है, मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक बर्तन है। ठीक है, और इस बर्तन में एक विलायक भरा हुआ है या दरो भरा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। और इस विलायक, ठीक है, इस विलायक का जो आयतन है, आयतन वो कितना है, इकाई है। ठीक है, इकाई आयतन है। इसका जो ताप है, इस विलायक का जो ताप है वो निश्चित है, और इसका जो दाब है वो 1 वायुमंडलीय है। ठीक है, तो यानी इकाई आयतन वाले विलायक जिसका ताप निश्चित है और दाब कितना है, 1 वायुमंडलीय है, इस विलायक में अगर इस विलायक में एनटीपी पर, ठीक है, एनटीपी पर घुली हुई गैस का आयतन, एनटीपी पर घुली हुई गैस का आयतन, ठीक है, क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। एक बार दोबारा से हम बता देते हैं। ठीक है, यानी निश्चित ताप 1 वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में, यानी एक निश्चित ताप यानी विलायक का निश्चित ताप, विलायक के निश्चित ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एवं प्रेशर, ठीक है, सामान्य ताप एवं दाब बोल सकते हैं। हिंदी में सामान्य ताप एवं दाब और अंग्रेजी में नॉर्मल टेम्परेचर एवं प्रेशर और शॉर्ट फॉर्म में एनटीपी बोला जाता है। ठीक है, तो एनटीपी पर घुली हुई गैस का आयतन क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, यानी निश्चित ताप 1 वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में एनटीपी पर घुली हुई गैस का आयतन क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो परिभाषा लिख भी सकते हैं, अवशोषण गुणांक बराबर क्या होता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, किसी निश्चित ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब, एक दाब पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में, विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी पर आयतन, एनटीपी पर आयतन क्या कहलाता, विलेय का अवशोषण गुणांक कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। ठीक है, और इसे जो है अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा अवशोषण गुणांक। यानी इसे जो है यानी अवशोषण गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। अवशोषण गुणांक का सूत्र क्या होता है, ठीक है, यदि निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन V में P आंशिक दाब पर गैस का V0 आयतन घुला हो, V0 आयतन घुला हो तो अवशोषण गुणांक और अवशोषण गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। तो अवशोषण गुणांक बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V0 अपान P इंटू V, यही हो जाएगा हमारा अवशोषण गुणांक। जहाँ पे V0 क्या है, ये है गैस का आयतन, ठीक है, P दाब पर गैस का आयतन, और P क्या है, आंशिक दाब है। ठीक है, P क्या है, आंशिक दाब है, गैस के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब है, और V क्या है, विलायक का इकाई आयतन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा अवशोषण गुणांक। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो हमारा पहला कारक है गैस की प्रकृति। क्या है, गैस की प्रकृति। नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो हम बात करेंगे गैस की प्रकृति की। ठीक है, तो क्या होता है कि जो गैसें विलायक से अभिक्रिया कर लेती हैं या विलायक में या विलयन में आयनित हो जाती हैं, जो गैसें विलायक से अभिक्रिया कर लेती हैं या जो है विलयन में आयनित हो जाती हैं, उनकी जो विलेयता होती है विलायक के अंदर या विलयन के अंदर बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं जो गैसें
विलायक से अपक्रिया करती हैं या विलयन में आयनित होती हैं। विलयन में आयनित होती हैं। उनकी विलेयता अधिक होती है। उनकी विलेयता क्या होती है? उनकी विलेयता अधिक होती है। अधिक होती है। अब एग्जाम्पल में कौन सी ऐसी गैसें हैं जो विलायक से अपक्रिया करती हैं या आयनित होती हैं? तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ लिख सकते हैं HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, NH3 ठीक है, CO2 यानी अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आदि। ठीक है, ये ऐसी गैसें होती हैं जो या तो विलायक से अपक्रिया कर लेते हैं या विलयन में आयनित हो जाती हैं। इसलिए इनकी घुलनशीलता क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है, इनकी विलेयता बहुत ही ज़्यादा होती है। अब जैसे अगर यहाँ पे बात करें अमोनिया की, किसकी बात करें? अमोनिया की। तो अमोनिया क्या करता है यहाँ पे? अमोनिया गैस, अमोनिया जल से अपक्रिया करती है और जल से अपक्रिया करने के बाद क्या बनाती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl NH4OH बनाती है। ठीक है, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये आयनित हो जाता है किसमें? NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव, इस प्रकार से आयनों में टूट जाता है। इसलिए अमोनिया की घुलनशीलता क्या होती है? ज़्यादा होती है। फिर अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 क्या करता है? जल के साथ अपक्रिया करता है और बनाता है कार्बनिक अम्ल यानी H2CO3। ठीक है, अब ये H2CO3 क्या होता है कि ये भी आयनित हो जाता है। किस तरीके से? HCO3 निगेटिव और H पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर A भी आयनित हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ HCl की, तो HCl क्या करता है? जल के साथ अपक्रिया करता है यानी जल में HCl जल में आयनित हो जाती है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है ये जल में क्या हो जाती है? आयनित हो जाती है। किस रूप में होती है? यानी H3O पॉजिटिव और Cl निगेटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर बनता है। ठीक है, और Cl निगेटिव यानी क्लोरीन निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये आयनों में टूट जाती है। तो क्या होता है? इन गैसों की जो विलेयता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, अब कुछ ऐसी भी गैसें होती हैं जो विलायक में नहीं घुलती हैं, यानी उनकी विलेयता बहुत ही कम होती है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? नोट करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैसे हो गया H2N2 और O2। ठीक है, ये बहुत ही कम घुलनशील होती हैं, बहुत कम घुलनशील होती हैं। अब हम बात करेंगे अगले फैक्टर के ऊपर, यानी अगले कारक के ऊपर, जो कि है यहाँ पर हम लोगों ने सीखा गैस की प्रकृति। अब हम जानेंगे विलायक की प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है। दूसरा है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी विलायक की प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो हम सभी जानते हैं कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो ध्रुवीय होती हैं या आयनित होती हैं। तो जो ध्रुवीय गैसें होती हैं, ध्रुवीय गैसें, अब ध्रुवीय गैसों में क्या लिख सकते हैं? जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग NH3। ठीक है,
HCl, ठीक है। ये ऐसे गैसें होती हैं जो ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती हैं, ध्रुवीय विलायकों में। अब यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा ऐसा विलायक है जो ध्रुवीय होता है, तो यहाँ पर जल, जो जल होता है ये ध्रुवीय विलायक होता है, इसलिए NH3 HCl ये ऐसी गैसें जो होती हैं जो ध्रुवीय होती हैं, इसलिए ये ध्रुवीय विलायकों में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं, घुलनशील होती हैं, ठीक है। वहीं पर क्या होता है कि जो अध्रुवीय विलायक होता है, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक यहाँ पे लिख लेते हैं CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि अध्रुवीय विलायक है। इसमें क्या होता है, ये गैसें जो होती हैं वो कम घुलनशील होती हैं, कम घुलनशील होती हैं या बहुत कम घुलनशील होती हैं, घुलनशील होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी घुलनशीलता जो होती है वो गैस की प्रकृति के ऊपर और विलायक की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इधर थोड़ा जगह बच रही है तो यहाँ पर भी लिखे देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या कारक है हमारा, तीसरा हमारा कारक है दरों में अन्य घुलनशील पदार्थ है, दरों में अन्य घुलनशील पदार्थ है। यानी अगर जिस विलायक के अंदर हम गैस को घुलनशील करना चाहते हैं, अगर उस विलायक के अंदर कोई दूसरा पदार्थ घुला होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है गैस की विलेयता के ऊपर। तो होता यह है कि अगर किसी दरों के अंदर पहले से कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ या कोई अन्य पदार्थ अगर विलायक के अंदर घुला हुआ है तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि गैसों की जो विलेयता होती है वो घट जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पहले से मौजूद जो अन्य दूसरे पदार्थ होते हैं वो जल की कुछ मात्रा का उपयोग कर लेते हैं, यानी ये बोल सकते हैं कि हाइड्रेट बना लेते हैं, जिससे जल की मात्रा की कमी हो जाती है और गैसों की जो विलेयता होती है वो कम हो जाती है विलायक के अंदर। तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि किसी द्रव में विद्युत अपघट्य या कार्बनिक पदार्थ घुला होने के कारण, किसी द्रव में या विलायक में या जल में विद्युत अपघट्य या कार्बनिक पदार्थ घुला होने के कारण गैस की विलेयता घट जाती है, गैस की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। क्योंकि घुला पदार्थ जल के साथ, अगर मान लो यहाँ पे जो द्रव है वो जल है, जल के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रेट बना लेता है, जल के साथ हाइड्रेट बना लेता है और इससे क्या होता है कि जल की मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे गैसों की दरों में विलेयता जो होती है वो घट जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा कारक। और चौथा कारक है ताप का प्रभाव। चौथा कारक क्या है, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है
गैसों की दरों में विलेयता को। ठीक है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो गैसों की दरों में विलेयता होती है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी ऊष्माक्षेपी प्रकरण है या ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया बोल सकते हैं। यानी गैसों को जब हम दरों में या विलायक में घोलते हैं तो वहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसी कारण हम इसको ऊष्माक्षेपी प्रक्रम भी कहते हैं। तो होता यह है कि जिन गैसों को दरों में घोलने पर ऊष्मा का क्षेपण होता है यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन गैसों के लिए यह होता है कि अगर हम उनका ताप बढ़ाते हैं तो गैसों की विलेयता होती है, घट जाती है। गैसों की विलेयता क्या होती है? घट जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गैसों की दरों में विलेयता क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक नियम लगेगा, कौन सा? ला सातेलिए। ठीक है, ये वैज्ञानिक है ला सातेलिए के अनुसार, ला सातेलिए के अनुसार क्या होता है? जिन गैसों को घोलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा ताप का प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्योंकि गैसों की जो दरों में विलेयता होती है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और जहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो वहाँ पर ला सातेलिए ने एक नियम बताया कि जिन गैसों को घोलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, यानी वहाँ पर घुलनशीलता जो होती है वो घट जाती है। अब एक अगला कारक बचता है जो कि है दाब का प्रभाव। कौन सा? दाब का प्रभाव। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अगला कारक है, 5वां कारक है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो यानी दाब किस प्रकार से गैसों की विलेयता को प्रभावित करता है? तो यानी अगर किसी गैस के ऊपर हम लोग दाब लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि गैसों की विलेयता बढ़ती है। क्या होती है? गैसों की विलेयता बढ़ती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दाब लगाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। ठीक है, दाब लगाने पर क्या होता है? गैसों की विलेयता बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग कारक थे जो गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करते थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।